नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत में एक आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में काफ़ी भारतीय मारे गए और उसके बाद में भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जो समझौता था उसको निलंबित कर दिया है एक प्रकार से। मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया जाएगा। अब काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सिंधु नदी का पानी है उसको रोक दिया गया है। सिंधु नदी का जो पानी है उसको रोकना इतना आसान नहीं है, उसको अभी पानी को रोका नहीं गया है। केवल वो जो समझौता है उसके ऊपर किसी प्रकार का मतलब अब अमल नहीं किया जाएगा। भारत चाहे तो जो समझौता हो रखा था उन समझौतों की जो बातें थी उनको कैंसिल करते हुए दूसरा कुछ प्लान कर सकता है। तो सिंधु समझौता क्या था, उस सिंधु समझौते को लेकर हम सारी बातें चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर अब यहाँ से एक पर्सन बनने की संभावना है, क्योंकि भारत का जो भूगोल जिनके सिलेबस में होता है या करंट एक मुद्दा है। आपको पता है ये आतंकवादी जो घटना घटित हुई है इसको लेकर, तो करंट को लेकर भी यहाँ से सवाल बनने की संभावना है और भारत की ज्योग्राफी को लेकर भी यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। और नदी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ रहता है तो नदियों का भी एक सवाल यहाँ से बनेगा। वो तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि सिंधु समझौता आखिर है क्या। ये कौन से देशों के बीच में समझौता किया गया था, कौन कौन सी नदियों को लेकर समझौता हुआ था, कब ये समझौता हुआ था, इस समझौते में मध्यस्थता उस समय किसने की थी, क्या उस समय शर्तें रखी गई थी, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बने रहना लास्ट तक। सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मैं दूंगा। तो जैसा कि आपको इस मैप में भी दिखाई दे रहा है, आखिर है क्या सिंधु जल समझौता, इसको हम देखेंगे। पहले एक मैप के जरिए देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से तीन नदी तंत्र है। वैसे तो देखो, भारत का जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय वाली नदी तंत्र और एक जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका नदी तंत्र, दो भागों में बांटा गया है। उसमें से जो हिमालयी नदियां हैं उनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? एक तो सिंधु नदी तंत्र में बांटा गया है, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। अब चक्कर ये पड़ता है कि जो तिब्बत है, जो चाइना है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आ रही है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है, और एक यहाँ से ही सिंधु नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी पहले तो चाइना में बहती है, चाइना में बहती हुई भारत में के कुछ हिस्से में बहती है, और उसके बाद में पाकिस्तान में ज्यादातर इसका हिस्सा है, पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो भारत में होके गुजर रही है। भारत अगर इसका जल यहाँ पे रोकेगा तो इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर वगैरह है यहाँ पिघलते रहते हैं, यहाँ पानी लगातार आता रहता है, ये सदा नीरा नदियां हैं। जब इनमें पानी लगातार आ रहा है तो इतने पानी को अचानक तो रोका नहीं जा सकता, उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, उसके लिए नहरें भी बनानी पड़ेगी, और ये पूरा पहाड़ी इलाका भी है, तो इतना आसान काम नहीं है, इसमें काफी वर्ष लगेंगे। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु समझौता हो रखा है, ये क्या है इसको देखेंगे। और आपको पता है पहले स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। और अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पे पंजाब है, तो एक पंजाब तो आता है पाकिस्तान में, एक आता है इंडिया में। ठीक है, दोनों भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब पहले एक ही पंजाब हुआ करता था, लेकिन विभाजन के समय दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और इस क्षेत्र में पांच नदियां बहती है। इस पांच नदियों की वजह से ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, ध्यान रखना। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? और ये सारी जो पांच नदियां है ये सिंधु की सहायक नदियां है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां है। तो इन बिंदुओं को भी आगे देखेंगे हम। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी? सतलज है, रावी है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है। तो ये इसकी सिंधु की सहायक नदियां है। और देखो मैं बता देता हूँ, ये जो नदी निकली है यहाँ से तो निकली है सिंधु नदी। देखो ये सिंधु नदी जा रही है, भारत में बह रही है, और कई नदियां इसमें और भी छोटी मोटी नदियां आके मिलती है। फिर उसके बाद में इसमें एक नदी है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। ये नदी भी यहाँ पे देखो इस प्रकार से बह रही है। यहाँ से चेनाब आ रही है, ये चेनाब देखो इस प्रकार से आ रही है, चेनाब यहाँ पे आके मिल जाती है। इसी प्रकार एक और नदी आ रही है इसमें, रावी, रावी यहाँ पे आके मिल जाती है। और इससे पहले एक और नदी आती है इधर, सतलज नदी। कौन सी? सतलुज नदी इधर से आती है। ये सतलज नदी आ रही है, बाहर से आती है, ये भी चाइना से आती है। सतलज नदी ये बहती हुई, सतलज नदी ये बहती हुई यहाँ पर जाकर इससे मिल जाती है।
और इसमें सतलज नदी की एक सहायक नदी है ब्यास नदी, जो इसमें मिल जाती है। तो इस प्रकार देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 नदियां मिलकर मतलब ये पूरा एक सिंधु नदी तंत्र है। तो इन नदियों का बहुत बड़ा अहम रोल है कि इसमें एक समझौता हुआ था। पहली बात तो सिंधु नदी का थोड़ा सा कुछ और स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में से मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में स्थानीय लोग इसे सिंगी खंबन के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि सिंधु को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खंबन के नाम से या शेर का मुख नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शेर का मुख, सिंगी खंबन, ये सारे नाम सिंधु नदी के ही हैं। और कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से ये इसका उद्गम होता है। चाइना 3 देशों में बहती है, एक तो चीन में बहती है, एक भारत में बहती है और एक पाकिस्तान में बहती है। और आपने विदेश नीति में पढ़ा होगा कि चाइना हमेशा मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब भारतीयों के द्वारा अगर इसका पानी यहाँ पे रोका गया है तो ये चाइना इसका पानी आगे ही रोक लेगा, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। जो भी हमारा एक्सपर्ट है, न्यूज में भी आपने देखा होगा, क्योंकि और कई नदियों का उद्गम चाइना से होता है और वो भारत में बहती है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे इधर से बहती हुई आ रही है, अगर चाइना को ये सपोर्ट करेगा, सॉरी पाकिस्तान को ये सपोर्ट करेगा, तो इनडायरेक्ट रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का जो इधर से ये हो रहा है इसको रोक लेगा पानी को। अगर ये पानी यहाँ रोक लेता है चाइना तो भारत में पानी आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि ग्लेशियर से ही तो भारत में पानी आ रहा है। बारहमासी नदी है, इसलिए बरसात के पानी से तो पानी आता ही है। उसके अलावा कहाँ से पानी आता है इसमें? तो ये पानी आता है यहाँ से। अब इस पानी को ये रोक लेगा। अब इतना पानी अगर ये रोक लेगा तो फिर भारत के ये जो ये देश, ये स्टेट है, ये सारे, इनमें सूखा पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा एक प्रकार से। तो ये जब भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं, बड़े सोच समझ के ऐसे फैसले लेने होते हैं। अब हम जानेंगे जो सिंधु समझौता है आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो सिंधु समझौता हुआ था विद्यार्थियों 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अयूब खान। इनके बीच में आपस में ये समझौता हुआ था। इसी के ऊपर जो समझौता किया गया था कराची में किया था। कहां पर किया गया था? कराची, पाकिस्तान में समझौता हुआ था। और सिंधु जल समझौते के नाम से इस समझौते का नाम रखा गया था। देखिए 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ये सिंधु जल समझौता जो हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कि 3 जो नदियां हैं जिन्हें हम पश्चिम की नदियां कहते हैं, जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब। मैप में दिखा देता हूं आपको कौन कौन सी नदियां हैं। एक तो ये देखो, ये रही सिंधु नदी, एक तो सिंधु नदी, एक झेलम नदी और एक चेनाब नदी। इनको पश्चिम की नदियां कहा गया। तीनों नदियों को क्या कहा गया? नाम दे देता हूं मैं, 1 2 और 3। इनको पश्चिम की नदियां कहा गया। क्या कहा गया इनको? पश्चिम की नदियां कहा गया। और इसके अलावा देखो सतलज, रावी और व्यास, इन 3 नदियों को इनको नाम दिया गया पूर्वी नदियां। कौन सी नाम दिया गया? पूर्वी नदियां, यानी पूर्व दिशा की तरफ है, ये पश्चिम दिशा की तरफ है इसलिए। तो इनमें देखो क्या रखा गया कि पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम, चेनाब का 20% जल ही भारत यूज कर पाएगा। यानी कि ये जो 3 नदियां है ना, कौन कौन सी? सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, इनका भारत 20% ही यूज लेगा जल। बाकी 80% जल पाकिस्तान लेगा। 80% कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। इसी प्रकार जो ये पूर्वी भारत की नदियां हैं 3, जैसे रावी है, सतलज है, व्यास है, इनका भारत 80% भाग यूज लेगा। कितना? 80%। और 20% लेगा पाकिस्तान। कौन लेगा? 20% पाकिस्तान यूज लेगा इस पानी का। यह समझौता था जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। सतलज नदियां, रावी और इनका जो यूज है वो 80% लिया जाएगा भारत के द्वारा। तो भारत बहुत कम पानी का यूज ले रहा था, पाकिस्तान को इसका ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन भारत ने ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसका जिम्मेदार अभी तक शक दर्शाया गया किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की सह से ही यह आतंकवादी हमला हुआ है, तो इसलिए भारत ने एक्शन लिया है। पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को दिया गया था इस समझौते के तहत। जैसे बिजली बनाना है, कृषि के लिए सीमित पानी चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी कर सकता है भारत। उक्त 5 नदियों के कारण ही पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। 5 नदियां मैंने बता दी कौन कौन सी नदियों की वजह से कहते हैं। भारत और पाकिस्तान सॉरी, भारत और पाकिस्तान बंटवारे में पंजाब को भी विभाजित किया गया था।
तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास आ गया था और पश्चिमी भाग किसके पास चल गया था, पाकिस्तान के पास चला गया था। और बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी नहरों का भी विभाजन कर दिया गया था उस समय। देखिए आगे क्या है, 20 दिसंबर 1947 को, अगर और बात जानना चाहे, पानी के भाव को बनाए रखने के लिए पूर्व और पश्चिमी पंजाब के जो चीफ इंजीनियर थे उनके बीच में भी समझौता हुआ। 1960 से पहले भी कुछ समझौते हुए हैं, उनकी कुछ बातें हैं उनको शेयर कर लेते हैं। बंटवारे से पहले तय किया गया था कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना होगा। ये जब सिंधु समझौता नहीं हुआ था, सिंधु जल समझौता, उससे पहले की बातें हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 1948 को जल समझौता लागू नहीं रहा, क्योंकि 31 मार्च 1948 तक ही था। तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का भी उस समय पानी रोक दिया था। और 1951 में फिर प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया था, जिन्होंने टेंसी नदी के पूर्व प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई थी। और इसने लेख में लिखा कि दोनों देशों का दौरा किया। उन्होंने लेख भी लिखा था इन भारत और पाकिस्तान में इस नदी के विभाजन को लेकर। और उसने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी, उसके आधार पर विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने उस समय मध्यस्थता की थी। और उस समय वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष थे डेविड ब्लैक, उनकी मध्यस्थता से ही एक प्रकार से समझौता हुआ था। दोनों पक्षों के बीच करीब 1 दशक तक बैठ के चलती रही। 1951 के आसपास की बात है, उस समय जब ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन 1960 में जाके समझौता हुआ। इस संधि में सिंधु आयोग की स्थापना भी की गई और इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति होती है, तो पहला देश उसका जवाब देगा और इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें भी होगी। ऐसा उस समझौते की जो बातें है वो बता रहा हूँ। बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारें को मिलकर आपस में उसको सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। हो सकता है वो पाकिस्तान चला जाए यहाँ पर। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर भी कई बार पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। जैसे हम बात करें किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ये झेलम की जो सहायक नदी है जिसका नाम किशन गंगा है, उसके ऊपर बनाया गया था प्रोजेक्ट। बांदापुर जिला जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। तब पाकिस्तान ने भी इस बात को लेकर विवाद किया था, इसलिए ये विवाद इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला गया था। किशन गंगा वाला जो है ना, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 2007 में हो गई थी, लेकिन 2018 में बनकर ये तैयार हुआ। इतने वर्षों का समय इसलिए लग गया क्योंकि मामला कोर्ट में चल गया था। और कोर्ट में जाने के बाद आपको पता है क्या होता है, क्योंकि तारीख पे तारीख वहाँ मिलती रहती है। तो लास्ट में जाके जब फैसला आया तो भारत के पक्ष में फैसला आया था। इसके अलावा जो बगलियार परियोजना भी इसी पर ही बनी हुई है, ये भी विवादित थी, उस समय भी इसका भी विरोध किया पाकिस्तान ने। इसके अलावा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ा जिले में है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है, इस बात को लेकर भी ये हमेशा पाकिस्तान इस बात को मतलब वो विरोध करता रहा है। और ये जो अभी ये फैसला लिया सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने का, हालांकि जल को अभी रोका नहीं गया, जल तो जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए गए थे, अभी एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवादी हमले के बाद में, उसमें ये फैसला लिया गया था, ध्यान रखना। और ये जो ट्रीटी थी, ये जो समझौता था, इस समझौते से एक प्रकार से भारत ने अपना जो रुख है वो हटा लिया है, मना कर दिया भारत ने, कहा अब हम इस समझौते को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही भारत में आतंकवादी हमला हुआ है। और भारत के जितने भी लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भी है पाकिस्तान के विरुद्ध। कई लोगों का तो मतलब डायरेक्टली एक प्रकार से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। लेकिन देखिए जो टेररिस्ट होते हैं उनको चाहे किसी भी धर्म के लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या अन्य धर्म का है या मुस्लिम धर्म का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में हम बटे हुए हैं। लेकिन जब भी हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सारे एक हो जाते हैं, जैसा कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है। सभी धर्मों के लोग एक हो गए, सारे लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा फैसला लेना चाहिए। और केंद्र सरकार में भी एक्सपर्ट आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम
देश हित में लेंगे, क्योंकि कई बार मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कई लोग अनगल ऐसे टिप्पणियां भी कर रहे थे, और जो कोई व्यक्ति अगर अनगल टिप्पणी करेगा, कोई भड़काऊ इस प्रकार से टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि उसको दंडनीय अपराध माना गया है। तो आप किसी भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर ऐसा डायरेक्ट कमेंट ना करें कि भाई जिससे हमारे देश की अखंडता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे या सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको ठेस पहुंचे। किसी व्यक्ति को लेकर, किसी धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी न्यूज में आप देख रहे होंगे बड़े बड़े राजनेता है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, कई सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, कई युवाओं को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया के भीतर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के आतंकवादी क्या चाहते थे? देखो, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें फायदा किसको होने वाला था? इंडिया को फायदा होने वाला था या फिर पाकिस्तान को इसका फायदा होने वाला था? क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जब भी ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो उसको बड़ा शांति से देखना पड़ता है कि आखिर ऐसी घटना जो कारित हुई है वहां पर पहलगांव में, इस घटना को कारित करने से किसको फायदा होगा? सबसे पहले तो ये देखा जाता है, जिसको फायदा होगा उस पर हमारी हमारी निगरानी होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर जिसको भी इसका फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका तो हाथ इसमें रहने वाला है। तो जो भी है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के विषय, इस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और अगर कोई आतंकवादी का अगर इसमें हाथ है, ये वैसे तो नो डाउट, लेकिन आतंकवादी जो भी मिलता है तो उसका जो भी हमारे भारत के कानून या जो भी हमारी भारत की सरकार जो एक्शन लेगी, वो उसको एक्शन लेना चाहिए। तो ये थी साथियों सिंधु नदी जल समझौते को लेकर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स थे। यहाँ से सवाल बनने की जो संभावना है वो मैंने बता दिया, किस किस के बीच में समझौता हुआ, कब समझौता हुआ, कौन कौन सी नदियों में, पश्चिमी नदियाँ किस में रखा गया, पूर्वी नदियों में किसको रखा गया, ये सारे बिंदु थे। थैंक यू।